भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत एमए प्रीवियस प्रथम प्रश्न पत्र जैन इतिहास संस्कृति कला एवं साहित्य इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। मूलतः भी हम जैन कला के अंतर्गत चित्रकला की बात कर रहे हैं। जैन चित्रकला क्या है इसको भी हमने जाना था। जैन चित्रकला को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। भित्ति चित्र, ताड़पत्रीय चित्र, कागज पर चित्र, काष्ठ चित्र, वस्त्र चित्र। क्योंकि प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसलिए चित्रों को इन्हीं साधनों के माध्यम से बनाया जाता था। प्रत्येक चित्र किसी न किसी उद्देश्य के साथ होता था। कल हमने देखा था कि 6 लेसियों वाला अंतिम चित्र, जिसमें मनोविकार या मनोभाव किस टाइप के होते हैं इसका वर्णन करने वाला था। मुनि की आहारचर्या वाला चित्र देखा और कई सारे भित्ति चित्रों की बात हमने की थी जो दीवार पर ही बनाए जाते थे। आज हम शेष 4 प्रकार के चित्रों की बात करेंगे। सबसे पहले ताड़पत्रीय चित्र की हम बात करते हैं। ताड़पत्र के बारे में थोड़ा सा हम जान लें क्या है। ताड़ का एक वृक्ष होता है जिसके पत्ते थोड़े लंबे होते हैं। प्राचीन काल में मुनिराजों को अपने साहित्य लिखने के लिए, आगम लिखने के लिए ना तो कागज था ना स्याही थी। था क्या, जंगल में रहते थे, हाथ में पिच्छी कमंडल था, तो ना तो किसी वस्तु को अपने साथ ले जा सकते थे। जब जंगल में रहते थे तो रखने का कोई स्थान भी नहीं था। लिखने का कुछ मन होता तो करते क्या, ताड़ के पत्ते मिल जाते, उन पत्तों को जब चातुर्मास का समय होता तो एक ही स्थान पर रहना होता, उस समय उन्हें इकट्ठा किया जाता, एक साथ किसी वस्तु से, पत्थर आदि से दबा के रखा जाता तो वो सूख जाते और सीधे रहते, लंबे होते थे। फिर उन्हें एक पर्टिकुलर आकार में काटा जाता था और उसके बाद उनमें कांटे से छेद छेद करके लिखा जाता था। अब थोड़ा विचार कीजिए, आज हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम पेंसिल से ABCD काका गागा लिखना सिखाते हैं। कितनी बार इरेज करना पड़ता है? सैकड़ों बार, तब जाके बच्चा सीख पाता है। अब उस समय 2000 वर्ष पहले कागज पर नहीं, कपड़े पर नहीं, ताड़ पत्थर पर यानी पत्ते पर लिखना, और लिखना कैसे? कांटे से छेद कर करके। कितना मुश्किल काम होता। अगर एक छेद ज़्यादा हो जाए तो कोई मात्रा कम हो जाती या ज़्यादा हो जाती। ऊपर छेद ज़्यादा हो गया तो डॉट लग गया, आधा अक्षर जुड़ गया। नीचे ज़्यादा हो गया तो रेफ रिकार लग गई। तो क्या करना होता आचार्यों को? उस पत्ते को नष्ट करना होता, दोबारा लिखना पड़ता। कितना मुश्किल काम था। फिर भी हमारे प्राचीन आचार्यों ने हम पर उपकार करके अपने पूरे श्रम को लगाया, पूरी विशुद्धि के साथ ग्रंथ लिखे और आज हमारे पास अवेलेबल है। तो उन्होंने ताड़पत्र पर सबसे पहले लिखा। देखिए, भित्ति चित्रों की कला का विकास 11वीं शताब्दी तक विशेष रूप से पाया जाता है। उसके बाद चित्रकला का आधार ताड़पत्र बना। ताड़पत्र पर ग्रंथ लिखने के साथ ही उस पर डेकोरेशन भी करते थे ताकि वो सुरक्षित बने रहें, हम उन्हें नष्ट ना करें। चित्रों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ही सही, ग्रंथों को नष्ट ना करें। लेकिन 14वीं-15वीं शताब्दी तक हस्तलिखित ताड़पत्र ग्रंथ जैन शास्त्र भंडारों में सहस्त्रों की संख्या में पाए जाते हैं। देखिए, 10वीं-11वीं शताब्दी तक तो भित्ति चित्र की बात चली, उसके बाद ताड़पत्रीय परंपरा आई जो 15वीं शताब्दी तक लगभग चलती रही, और वो आज भी वो ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो इस काल में लिखे गए और बड़े व्यवस्थित सुंदर तरीके से रखे गए हैं, उन्हें डेकोरेट किया गया है। चित्र बहुधा लेख के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, हाशियों पर और कहीं पत्र के मध्य में भी बने हुए हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि जब एक पत्ता मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लंबा, हमने पोस्ट कार्ड देखा, पोस्ट कार्ड से थोड़े बड़े पत्ते या उससे भी बड़े पत्ते, A4 साइज के मान लीजिए, कहीं कहीं उससे भी छोटे, इतने पत्ते मिल जाते थे। तो बीच में तो मूल बात लिख दी, आगम बात, गाथाएं लिख दी और चारों तरफ उसको डेकोरेट कर दिया। कहीं कहीं पत्ते को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, कुछ भाग यहाँ लिख दिया, कुछ यहाँ लिख दिया, कुछ बीच में लिख दिया, बाकी में डेकोरेट कर दिया। तो बहुधा लेख के ऊपर दाएं बाएं, ऊपर नीचे चित्र बने रहते थे। धार्मिक रुचि बढ़ाने के लिए ये सब चित्र अंकित किए गए। मतलब इजीली कोई ग्रंथ पढ़ने तो नहीं जाएगा ना, तो चित्र देखने के माध्यम से ही सही देखें क्या लिखा है। तो चित्र का डिस्क्रिप्शन भी हो गया। कहीं कहीं चित्र तो किसी दूसरी वस्तु को बता रहे होते हैं लेकिन गाथा कोई दूसरी वस्तु बता रही होती है, ऐसा भी पाया जाता है। ऐसे चित्र बहुत ही कम हैं जिनका विषय ग्रंथ से संबंध रखता है, अर्थात चित्र और विषय का कॉम्बिनेशन नहीं था, कोरिलेशन नहीं था,
लेकिन चित्र आकर्षण का कारण थे, ग्रंथ की विषय वस्तु आत्मविशुद्धि का कारण थी। तो पहले आकर्षण पैदा करें, फिर उसकी विषय वस्तु आत्मविशुद्धि के लिए कारण बने। ये देखिए ताड़पत्र। ताड़पत्र सबसे प्राचीन ताड़पत्र है ये। इसमें ऊपर देखिए टूट गया है, क्योंकि पत्ता है, सूखने के बाद टूट जाता है, बहुत मुश्किल से प्रिजर्व किया जाता है। बीच में तो चित्र बना हुआ है, दोनों तरफ गाथाएं लिखी हुई हैं, और ऊपर एक पंक्ति और नीचे एक पंक्ति लिखी हुई है। कितना मुश्किल होता था, पहले कांटे से लिखा जाता था, फिर एक पत्ते को दूसरे पत्ते पर रखा जाता था और ऊपर से स्याही फेरी जाती थी, उससे वो स्याही नीचे अंकित हो जाती थी और वो एक कॉपी बन जाती थी, फिर उससे ऐसी दूसरी कॉपी की जाती थी। इतना आज तो हम जेरोक्स निकाल लेते हैं विद इन सेकेंड, जितनी चाहे कॉपी निकाल लेते हैं। कुछ समय पहले कार्बन कॉपी हो जाया करती थी, उस समय कार्बन कॉपी नहीं थी। जाली नुमा पत्र तैयार होता, दूसरे पत्ते पर रखा जाता, प्रॉपर तरीके से स्याही उसके ऊपर डाली जाती, जिससे वो नीचे अंकित हो जाता। ये तरीका था ताड़पत्र पर चित्र बनाने का और लिखने का। ये देखिए बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड व्यवस्थित ताड़पत्र अवेलेबल हैं, अभी भी ग्रंथ में मिल जाते हैं। और सूत्र कृतांक सूत्र अथवा कल्प सूत्र की प्रतियां जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उनमें ऐसे चित्र आज भी आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी में, ग्रंथालयों में, संग्रहालयों में आपको मिल जाएंगे। मध्य में विषय वस्तु लिखी हुई है, 2 जगह या 3 जगह चित्र भी बना दिए गए हैं, और सजावट, और जो चित्र हैं उनका संबंध किसी भी रूप में विषय वस्तु से नहीं है। सबसे प्राचीन चित्रित ताड़पत्र ग्रंथ दक्षिण में मैसूर राज्य के अंतर्गत मूढ़विद्री, जिसे जैन काशी भी कहा जाता है, तथा उत्तर भारत में पाटन गुजरात के शास्त्र भंडारों में मिलते हैं। मूढ़विद्री में सठखंडागम की ताड़पत्रीय प्रतियां, उसके ग्रंथ व चित्र दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार सुरक्षित साहित्य में यही रचना सबसे प्राचीन है। इसमें 5 ताड़पत्र सचित्र हैं, इनमें से 2 ताड़पत्र तो पूरे चित्रों से भरे हुए हैं, 2 के मध्य में लेख है और दोनों तरफ कुछ चित्र बने हुए हैं। एक ताड़पत्र में 3 भागों में विभाजित करके विषय वस्तु लिखी गई है और तीनों भागों में लेख है, किंतु दोनों छोरों पर एक एक चक्र आकृति बनी हुई है। ये मूढ़विद्री में जो ताड़पत्र पर लिखा हुआ सठखंडागम ग्रंथ, आगम ग्रंथ अवेलेबल है, उसका वर्णन है। ये देखिए, ये वो ताड़पत्र है जो कि सठखंडागम की प्रति के रूप में सुरक्षित है मूढ़विद्री के ग्रंथागार में। दोनों तरफ पूर्ण विषय वस्तु लिखी हुई है, दोनों छोरों में एक बीच में चक्र बना हुआ है और दोनों तरफ कोई ना कोई चित्र बने हुए हैं। ये ताड़पत्र की प्रति का चित्र है मूल रूप से। ये भी ताड़पत्रीय प्रतियां हैं जिसमें चित्र तो है ही, लेकिन विषय वस्तु लिखी हुई है और 3 रेड डॉट ऊपर वाले चित्र में बनाए गए हैं। ये सुंदरता के लिए, जरूरी नहीं है कि चित्र ही बनाया जाए, कोई ना कोई कलर वहाँ कर दिया जाए। ये प्रतिकार, लिपिकार का भी काम हो सकता है, जरूरी नहीं आचार्यों ने ऐसा करवाया हो, लेकिन लिपिकार ने सोचा होगा कि सिर्फ अकेले गाथाएं अक्षर लिख देंगे तो शायद कोई इसे सुरक्षित ना रखे, इस पर कोई डेकोरेशन कर देते हैं जिससे इसकी सुरक्षा स्वतः ही बढ़ जाएगी। दूसरे चित्र में मध्य में एक डॉट बना हुआ है, नीचे वाले चित्र में 3 जगह सुंदर आकृति बनी हुई है और विषय वस्तु लिखी हुई है और चित्र तीनों में एक ना एक बना हुआ है। ये देखिए एक सुंदर प्रति, ताड़पत्रीय प्रति, जिसमें 2 जगह विषय वस्तु है और बीच में ये मान लीजिए कि राजा रानी भी हो सकते हैं अथवा देव देवी भी हो सकते हैं, आनंद मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं नृत्य करते हुए, विषय वस्तु दोनों तरफ लिखी हुई है। नीचे वाले चित्र में विषय वस्तु बिल्कुल ही न्यूनतम है, परंतु दोनों तरफ चित्र बनाए गए हैं। कई बार ये होता था कि ताड़पत्र के एक तरफ तो चित्र बना दिया जाता था, दूसरी तरफ विषय वस्तु लिख दी जाती थी, अथवा एक ताड़पत्र पर चित्र बना दिया गया, उसके नीचे वाले दूसरे ताड़पत्र पर विषय वस्तु लिख दी गई। तो ऐसे कई चित्र हमें उपलब्ध होते हैं। बड़ौदा जनपद के अंतर्गत छाणी के जैन ग्रंथागार यानी गुजरात में ओघ नियुक्ति की ताड़पत्रीय प्रति, जो कि ईस्वी सन 1161 में की प्राप्त होती है, जिसमें विशेष चित्रों का महत्व है। इसमें 16 विद्या देवियों के चित्र बनाए गए हैं, यक्षों के चित्र बनाए गए हैं। विद्या देवियाँ 16 मानी गई हैं, जिनमें रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्र श्रृंखला, वज्रांकुक्षी, चक्रेश्वरी, पुरुदत्ता, काली, महाकाली, गौरी, गांधारी, महाज्वाला, मानवी, बैरोट्या, अच्युता, मानसी और महामानसी, ये इनके नाम हैं। अन्य देव देवी भी हैं, कंदर्पी यक्ष का चित्र भी मिल जाएगा, सरस्वती का मिल जाएगा, अंबिका का, महालक्ष्मी, ब्रह्म शांति
अनेक देवी देवताओं के चित्र उस समय बनाए जाते रहे हैं और ओघ निरुक्ति की प्रति में अलग अलग विषय वस्तु के चारों तरफ ऊपर नीचे कोई ना कोई चित्र जो है वह किसी न किसी देवी देवता का चित्र है ऐसा निश्चित किया गया। कहीं कहीं शंख, ढाल, पुष्प, फल ये चीजें भी बना दी गई हैं, अंकुश, धनुष बना दिया गया। ये सब सजावट के लिए, चित्र का इससे कोई संबंध नहीं रहता था। 1288 में सुबाहु द्वारा लिखित सुबाहु कथादि कथा संग्रह में ताड़पत्र प्रति में 23 चित्र हैं, जिनमें से अनेक अपनी विशेषताएं रखते हैं। एक में भगवान नेमिनाथ की बारात का वर्णन है, जिसमें राजुल मंडप में बैठी हुई है, नेमिनाथ रथ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, चारों तरफ कहीं मृग नाच रहा है तो कहीं कोई साधु आए हुए हैं आशीर्वाद देने, कहीं राजा लोग अपना आनंद मुद्रा में खड़े हुए हैं। ऐसा वर्णन मिल रहा है कि किसी चित्र में धर्मोपदेश सुनाई दे रहा है, कहीं मुनि आहार ले रहे हैं, कहीं जंगल का चित्र दिखाई दे रहा है। तो जो 23 चित्र हैं उनमें विविध प्रकार का वर्णन किया गया है। इसके बाद बात आती है कागज की। देखिए, जब कागज पर चित्र बनने लगे, ताड़पत्र पर कार्य करना बहुत मुश्किल था, परंतु जब कागज की बात आई तो कागज पर कार्य करना सरल हो गया। सबसे पहले कागज का आविष्कार तो चीन में हुआ, भारत में तो हुआ नहीं था। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ ईस्वी सन 105 में। हो तो गया था बहुत पहले, हमारे पास बहुत बाद में आया। 10वीं 11वीं शताब्दी में उसका निर्माण अरब देशों में होने लगा और वहां से भारत आया। यानी 12वीं सेंचुरी के पहले भारत में कागज पर कार्य नहीं होता था। मुनि जिनविजय जी को जैसलमेर के भंडार में ध्वन्यालोक लोचन की उस प्रति का अंतिम पत्र मिला है, जो कि जिनविजय जी के कहे अनुसार 1160 के लगभग का है। यानी 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब भारत में कागज आया ही उसी समय मान लीजिए मुनि जिनविजय जी को वो कागज मिल गया होगा और उन्होंने एक ध्वन्यालोक की प्रति तैयार की, जिसका अंतिम पृष्ठ ही अवेलेबल हो सका। कारंजा के भंडार से उपासकाचार्य रत्नकंड श्राकाचार्य की प्रति प्रभाचंद आचार्य प्रभाचंद द्वारा जिस पर उसकी टीका है, उसकी प्रति भी कागज पर लिखी गई और जिसका लेखन काल 1415 यानी ईस्वी सन 1358 प्राप्त होता है। परंतु कागज की सबसे प्राचीन और चित्रित प्रति 1427 में लिखित वह कल्पसूत्र है, जो कि लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित है। देखिए, 11वीं 12वीं शताब्दी में कागज आया भारत में, ग्रंथ लिखे गए और 14वीं 15वीं शताब्दी में ही अंग्रेज भारत आ गए। भारत की सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं अपने साथ ले गए, एक एक करके ले गए। तो कल्पसूत्र की प्रति भी ले गए, जो कि सोने से लिखी गई थी, कागज पर बनी थी, विविध प्रकार के चित्र, बहुत सुंदर चित्र थे, पर सोने से लिखी गई थी। हमारी लाइब्रेरी में भी जैन विश्व भारती संस्थान के वर्धमान ग्रंथागार में 12 बुजुर्ग की प्रति है, जो गोल्ड से लिखी गई है, जो कि देश में न्यूनतम 1-2 ही प्रतियां हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ हैं। ग्रंथ भी अवेलेबल रहे हैं पहले जो कि कागज पर सोने की स्याही से लिखे गए। तो कल्पसूत्र की प्रति इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है, जो पर कागज की लिखी गई। ये देखिए उसकी प्रति का चित्र। नीचे वाली जो प्रतियां हैं वो गोल्ड से लिखी गई हैं, दोनों ताड़पत्र कागज के चित्र आप देख सकते हैं। ऊपर वाली प्रतियां भी कागज की ही हैं। कितने सुरक्षित तरीके से लिखा जाता था, दबा के रखा जाता था, मोड़े नहीं। ऊपर वाले दूसरे चित्र में देखिए डेकोरेशन भी है, बात भी लिखी गई है। इंडिया के लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित जो कल्पसूत्र है उसकी प्रति, कल्पसूत्र की प्रति का कॉपी नीचे आप देख सकते हैं। पीला अपने आप चमक रहा है, गोल्ड से लिखा गया है। और भी कई सारे कल्पसूत्र में जो चित्र अवेलेबल हैं उनकी प्रतियां आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं राजा रानी के चित्र भी हैं, जानवर पशु पक्षी भी बने हुए हैं, यक्ष भी बना दिए गए हैं, भगवान की मूर्ति भी, मुद्रा भी बना दी गई है और विषय वस्तु भी लिखी हुई है। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि जब कागज का आविष्कार हो गया, कागज आ गया, तो चित्रकला में प्रगाढ़ता आ गई, कुशलता आ गई, कार्य जल्दी से होने लगा और मन के मुताबिक होने लगा। क्योंकि कागज की आकृति निश्चित नहीं होती, हम अपने चित्र के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार कागज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो कि कास्ट में और भित्ति में नहीं होता था। भित्ति जितनी है उसी के हिसाब से चित्र बनाना पड़ता था, या इसके भित्ति के साथ साथ ताड़पत्र तो अपने आप में निश्चित होता था,
आधा फीट चौड़ा मुश्किल से 1 या 1.5 फीट लंबा, इससे ज़्यादा नहीं होता था। तो लिमिटेशन थी, परंतु कागज में ये लिमिटेशन धीरे धीरे समाप्त हो गई। जैन परंपरा में अनेक अनेक आगम एवं दार्शनिक ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के चित्र मिलते हैं। सारे आगम इस समय कागज पर लिखे हुए अवेलेबल हो जाते हैं। चित्रित आगम भी हैं, कलरफुल हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चित्र मिलते हैं। देखिए, पहला धर्म सभा का चित्र है जिसमें मुनि उपदेश दे रहे हैं। दूसरा चित्र देवी का है। तीसरा चित्र देव का ही है, जो कि स्वर्ग का ही एक वर्णन प्रतीत होता है। और चौथे चित्र में धर्म सभा के साथ साथ 3 लोग भरत क्षेत्र का वर्णन है। 3 लोग के मध्य में भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र का वर्णन दिखाई दे रहा है, जिसमें अपने आप लवण समुद्र, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि का डिवीजन आपको दिख रहा है। तो ऐसे चित्र, कई प्रकार के चित्र बनाए जाते रहे हैं। जैन परंपरा में अनेकानेक आगम एवं दार्शनिक ग्रंथों में निर्मित चित्र। आगम और दर्शन। आगम क्या है, हम पढ़ चुके हैं। आगम में तेती आगमा, तीर्थंकर की वाणी को आगम कहते हैं। और जब प्राचीन काल में आगम की प्रतियां तैयार की जाती थी, तो जो परंपरा रही है कि ग्रंथ की सुरक्षा कैसे हो, उसके लिए कुछ डेकोरेशन कर दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम आपको कोई कागज मोड़ तोड़ के पकड़ा दें, तो आप क्या कहोगे, उसे देखोगे और फेंक दोगे। और बढ़िया से डेकोरेटिव पेपर दें तो सुरक्षित रखोगे। वैसे ही जैसे अखबार में बहुत सारे फ्लैप आते हैं, सूचनाएं आती हैं, ऐड आता है, जो एडिशनल पेपर होते हैं हम उनको क्या करते हैं, पहले से ही फेंक देते हैं। और कोई कभी बहुत मल्टी कलर वाला पेपर आए तो सुरक्षित रख लेते हैं, उसको 2 बार पढ़ते हैं। और सिंपल रफ पेपर में कोई ऐड आ जाए तो उसको ऐसा सा करके फेंक देते हैं। यही बात प्राचीन काल में आचार्यों के मन में भी थी। जो सामान्य गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, वो इनका बहुमान कैसे करेंगे, क्योंकि सभी अध्ययन करने वाले हों, सभी की ग्रंथ में रुचि हो, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ग्रंथ की भाषा तो वही रही, जनभाषा रही, ग्रंथ का महात्म्य बना रहा, परंतु सुरक्षा के लिए चित्र बना दिए गए, डिजाइन कर दिया। और वो डिजाइन को सुरक्षित रखने के लिए, चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति प्रयास करेगा तो ग्रंथ सुरक्षित अपने आप ही रह जाएगा। देखिए, अनेक अनेक चित्र दीवालों पर आगम ग्रंथों में मिल जाते हैं। पहला जो चित्र है, इसमें गतियों का वर्णन किया गया है। इधर दूसरे चित्र में 3 लोग की कुछ बातों का वर्णन किया गया है। नीचे वाला जो पहला चित्र है, वही जम्बूद्वीप का वर्णन करने वाला है। बीच में भगवान की प्रतिमा महावीर भगवान की दिख रही है, और यह सिद्धि यंत्र है। तो विविध प्रकार के यंत्रों को, मूर्तियों को, चारों गतियों के वर्णन को, आगम की बात को, त्रिलोक को बताने वाले चित्र आगमिक ग्रंथों में अवेलेबल हो जाते हैं। कागज का आधार मिलने पर चित्रकला की रीति में कुछ विकास हुआ और परिवर्तन भी आ गए। ताड़पत्र की दृष्टि से चित्रकार के हाथ बंधे हुए थे, परंतु कागज आने से हाथ खुल गए। अपनी रुचि, सुविधा, आकार के अनुसार कागज को छोटा बड़ा किया जाने लगा और उस पर विविध प्रकार के चित्र बनने लगे। पत्ते पर तो कलर जल्दी से आता नहीं था, सूखने के बाद गिरने का डर रखता था, परंतु कागज पर कलर करने के बाद कागज कलर को पी लेता है और कागज कलरमय हो जाता है, कलर निकलता नहीं है। तो ये थोड़ी सी जो कठिनाई थी वो सरल हो गई, और सरलता के साथ साथ रुचिकर भी हो गई, सुव्यवस्थित हो गई और सुंदर भी हो गई। कागज के पूर्व स्वर्ण के रंग का भी उपयोग बहुत ही अल्प मात्रा में तुलिका को थोड़ा सा डुबोकर केवल आभूषणों के अंकन के लिए किया जाता था, परंतु कागज आने के बाद स्वर्ण के रंग से या स्वर्ण के घोल से, सोने के अक्षरों से भी ग्रंथ लिखे जाने लगे, क्योंकि कागज पर वह चिपक सकता था, अन्य चीज पर नहीं। ये देखिए, कल्प सूत्र की प्रति मैंने आपको दिखाई थी। अन्य अनेक ग्रंथ हैं जो सोने के द्वारा लिखे गए, सोने को घोल करके उसका स्याही बना के लिखे गए, और आगम ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद आती है बात काष्ठ चित्र। लकड़ी पर चित्र बनाए गए। लकड़ी पर क्यों बनाने पड़े? देखिए, कागज रखेंगे, दीमक लग जाती है, सुरक्षा करना मुश्किल होता है, या कागज की तो ग्रंथ लिखे जाएंगे और ग्रंथ हम जाके अलमेरा में रख देंगे या सुरक्षित स्थान पर रख देंगे, पब्लिक को इजीली देखने को नहीं मिलते। तो तत्कालीन राजाओं ने, श्रेष्ठियों ने, मुनियों ने, श्रावकों ने विचार किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि लकड़ी पर कुछ चित्र बनवाए जाएं, जैसे मंदिर के दरवाजे पर, पाटे पर, या ऐसे स्थान पर
जिससे पब्लिक इजीली उसे देख सके। इसलिए लकड़ी पर चित्र बनाने की परंपरा धीरे धीरे डेवलप हुई। एक कारण और था, ताड़पत्र टूटने का डर था, कागज के गलने का डर था, आग से जल सकता था, परंतु लकड़ी की उम्र कागज से बहुत ज़्यादा होती है, तो लकड़ी पर चित्र धीरे धीरे बनने लगे। जैन शास्त्र भंडारों में काष्ठ के ऊपर भी चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। एक काष्ठ आदिता ताड़पत्रों की प्रतियों की रक्षा के लिए उनके ऊपर नीचे रखे जाते थे। कई बार ये भी, जैसे हम संदूक में बक्से में रखते ना, पैक करके केबिन बना दिया, तो केबिन पर भी ड्राइंग कर देते हैं। तो ताड़पत्र पर लिखे गए ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए एक पेटी बना दी गई लकड़ी की और उस पर ग्रंथ रख दिए। अब वो ग्रंथ, जो पेटी बनाई गई है, वो सुंदर ना लगे, तो इसलिए उस पेटी के ऊपर भी कुछ चित्र अंकित कर दिए गए। इससे पेटी की भी सुरक्षा रहेगी, ग्रंथ की भी सुरक्षा बनी रहेगी। एक चित्र प्राप्त होता है जिस पर मुनि जिनवजा जी को जैसलमेर के ज्ञान भंडार में मिला है। यह 27 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा है। रंग इतने पक्के हैं कि पानी से भी नहीं धुल रहे, यानी उस समय इतनी मजबूत टेक्निक थी कि कलर खराब ना हो। ऐसी मूर्तियां भी मिलती हैं, मूर्तियों के दोनों ओर परिचायक खड़े हैं, दाहिनी ओर कोष्टक में उपासक अंजलि मुद्रा में खड़े हैं और अनेक अनेक यक्ष आदि दोनों तरफ से उड़ रहे हैं। कहीं से देव देवियां नृत्य करती हुई मिल रही हैं, कहीं व्याख्यान हो रहा है। तो ऐसे लकड़ी पर भी विभिन्न प्रकार के चित्र बना दिए गए, उपासकों के चित्र, उपासिकाओं के चित्र भी बना दिए गए। ये देखिए मंदिर का चित्र लकड़ी पर ही बनाया गया, उकेरा गया है। इधर देवी का चित्र है, मध्य में गोल काष्ठ पर भगवान, दोनों तरफ देव दिखाई दे रहे हैं। तो कागज के साथ साथ लकड़ी पर भी चित्र धीरे धीरे बनने लगे। इधर देखिए ऊपर का पहला चित्र है, जो हमने देखा था मध्य लोक का चित्र, उसे ही लकड़ी पर उकेरा गया, फिर उस पर कलर कर दिया गया। और ऊपर ही राइट साइड में आप देख रहे होंगे एक दरवाजे का साइड का पार्ट है, जो कि जैन विश्वभारती की आचार्य तुलसी कला दीर्घा के गेट पर बना हुआ है। इसमें भगवान की मुद्रा को उकेरा गया है, लकड़ी पर ही उकेरा गया। ये क्यों? क्योंकि अंदर क्या है इसको बताने के लिए बाहर ही हमने डिजाइन बना दी। जैन प्रतिमा दिख रही है, इससे सिद्ध हो जाता है कि अंदर जैन डिस्क्रिप्शन होने वाला है। गैलरी जो है वो जैन परंपरा की है। कहीं कहीं पर भगवान की मुद्रा, कहीं कहीं पर कोई स्लोगन लिख दिया जाता है। नीचे चित्र में देखिए काष्ठ का ही बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें डेकोरेशन भी किया गया है। बीच में भगवान की मूर्ति भी बनाई गई, जो कि लकड़ी की ही है। इधर अगल बगल भी वेदिका बनाई गई, जो कि लकड़ी की है। इसकी उम्र ज़्यादा होती है, घिसती नहीं है, इसलिए भी लकड़ी पर चित्र बनाए जाने लगे। इधर नीचे आप जो देख रहे हैं एक पत्रनुमा आकार का, जिसमें स्लोगन लिखा हुआ है, भगवान महावीर की शिक्षाएं, मूर्ति भी बनी हुई है और ये लकड़ी का ही है। लोग बाग अपने घर में लगा लिया करते होंगे उस समय। तो तत्कालीन परंपरा को बताने वाले विभिन्न चित्र हमें मिलते हैं। इसके बाद आती है वस्त्र, कपड़े पर चित्रकारी। वस्त्र पर चित्र बनाने की कला भारतवर्ष में प्राचीन है। पाली ग्रंथों व जैन आगमों में इसके अनेक उल्लेख मिलते हैं। महावीर भगवान के शिष्य और पश्चात उनके विरोधी मंखली गोसाल, इनके पिता के चित्र, वह दीक्षित होने के पूर्व स्वयं गोसाल स्वयं ही चित्रपट दिखाकर जीविका चलाया करते थे। यानी मंखली गोसाल दीक्षा लेने के पूर्व लोगों को विभिन्न प्रकार के कागज वस्त्र पर चित्र बनाते थे और लोगों को दिखाया करते थे। उससे जो कुछ धन अर्जन होता था उससे अपनी जीविका चलाते थे। वस्त्र बहुत नश्वर द्रव्य है और इसलिए संभवतः इसके बहुत प्राचीन उदाहरण उपलब्ध नहीं है। देखिए कपड़े को बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं रख सकते। आप फोल्ड करके रख दोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, छेद हो जाते हैं, कट जाता है, फट जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्राचीन इसका इतिहास रहा हो, ये कोई उपलब्ध ऐसा नहीं होता। 14वीं शताब्दी के आगे अनेक सचित्र वस्त्र पाए जाते हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी के पहले शायद ही कोई चित्र ऐसा मिलता हो जो कपड़े पर बनाया गया हो। 14वीं शताब्दी के आगे अनेक चित्र वस्त्र पर पाए जाते हैं। एक चिंतामणि नामक वस्त्रपट 19.5 इंच लंबा, 17.5 इंच चौड़ा, जो कि विक्रम संवत 1411 यानी ईस्वी सन 1354 में बीकानेर निवासी अगरचंद नाहटा के संग्रह में अवेलेबल है। तो ऐसे कुछ चित्र तो मिल जाते हैं, परंतु इससे पूर्व के जैसे हमने देखा भित्ति चित्र, ताड़पत्रीय चित्र, काष्ठ चित्र, ये प्राचीन कालीन है। परंतु वस्त्र पर जो चित्र हैं वो अर्वाचीन है। ये देखिए वस्त्र पर जब चित्र बनाया जाता था तो कैसे बनता था। एक निश्चित आकार का कपड़ा लिया जाता, उसे टैग किया जाता कि मुड़े नहीं, हवा में उड़े नहीं। तो एक एक चीज चित्रित की जाती है धीरे 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 धीरे। कई बार चित्रित करते करते
वस्त्र फट भी जाता या जो एसिड का उस समय यूज किया जाता था उससे कपड़ा जल जाता तो उतना कपड़ा अलग कर दिया जाता, वहाँ दूसरा कपड़ा टैग किया जाता। फिर विभिन्न प्रकार के चीज़ों का उपयोग करके, रंगों का उपयोग करके, मिट्टी का उपयोग करके चित्र बनाए जाते थे। तो पहला चित्र जो आपको मध्यलोक का मैं दिखा रहा था वो इस तरीके से बनाया गया, दूसरा बन के सामने तैयार है। नीचे तीसरा जो चित्र है वो एक प्रकार से त्रिलोक का चित्र है, लोक देवता का, जिसमें एक पुरुषाकार आकृति है, पूरे लोक को दिखाया गया है। चौथे चित्र में कुछ बातें लिखी गई हैं, राजाओं का वर्णन है, कुछ पशु आदि भी बने हुए हैं, बीच में यक्ष बना हुआ है। तो एक वस्त्र पर चित्रकारी जब होने लगी तो चित्रकारी तो अच्छी हुई, परंतु उनकी सुरक्षा संदेह के घेरे में ही रही, क्योंकि कपड़े को बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं रख सकते थे। ये देखिए कुछ यक्ष गंधर्वों के चित्र कपड़े पर मिल जाते हैं। आज राजस्थान में ढोला मारू या विविध प्रकार के चित्र तो प्रचलित हैं, जिन्हें हम घर में बढ़िया से लेमिनेट करा के रख लेते हैं। भगवान महावीर की प्रतिमा जब महावीर जी में मिली तो उस ग्वाले का और भगवान महावीर का दूध गिरती हुई प्रतिमा या चित्र हम रख लेते हैं। लेकिन हम विचार करें आज से 1000 वर्ष पहले या 800 वर्ष पहले जब ये चित्र बनना प्रारंभ हुए तो कितना दुरूह कार्य रहा होगा, ये इतिहास कहलाता है। नीचे मयूर चित्र या विभिन्न प्रकार के समूषण के चित्र आप देख सकते हैं, और अन्य स्वस्तिक के चित्र, ओम के चित्र, विभिन्न प्रकार के चित्र कागज पर के साथ साथ वस्त्र पर बनने लगे। बीच में एक चित्र दिया हुआ है जो कि मॉडर्नाइजेशन तरीके से किस प्रकार से प्रिंटिंग होती है, डिजिटल प्रिंटिंग, उसका नमूना है। आजकल केमिकल अवेलेबल हैं, फ्लैश अवेलेबल हैं, जिनसे हम यूज कर सकते हैं, परंतु पहले ये नहीं था। इस प्रकार से जैन परंपरा में चित्रकला का इतिहास अति प्राचीन है। आज भी आधुनिक तरीके से अनेक चित्रों का निर्माण मंदिरों, धर्मशालाओं, जैन भवनों में बनाए जा रहे हैं। आजकल विशेषतः पत्थर अथवा मार्बल पर भी चित्रों को उत्कीर्ण किया जा रहा है। अब हम जरा विचार करें, हमने प्रारंभ किया फर्स्ट सेंचुरी चंद्रगुप्त मौर्य की गुफाओं से, और वस्त्र पर चित्रकारी की जो परंपरा आई वो 15वीं शताब्दी तक आई। आज जो चित्र बन रहे हैं वो किसी पर भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। हम अधिकतर चित्र अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर बनाते हैं और बाद में उन्हें प्रिंट करते हैं। फ्लैक्स अवेलेबल है, प्रिंटिंग हर साइज में अवेलेबल है। परंतु आज से 2000 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जब भित्ति चित्र बनवाए, उनकी कल्पनाशीलता, बनाने वाले कलाकार की कुशलता, इन दोनों पर जब विचार करते हैं तो किसी भी साधन के बिना सिर्फ तुलिका थी जिससे उकेरना होता था, दीवार पर, दीवार बनी हुई है, पत्थर की है, पत्थर पर खोदना है, कुरेदना है, और जैसा कलाकार है, जैसा उपासक है, उन दोनों का भावनाओं का मेल भी करना है। मान लीजिए चंद्रगुप्त राजा के मन में आया कि बाहुबली की मूर्ति बनाना है, या सम्राट अशोक या स्वयं के शासनकाल की कुछ बातों को बताना है, अथवा तत्कालीन उनके गुरु भद्रबाहु आचार्य या उनके संघ का चित्र बनवाना है। कहाँ बनवाना है? पर्वत पर ही बनवाना है, जो मंदिर है उनमें बनवाना है। अब चित्रकार के सामने समस्या क्या है? अंदर अंधेरा है, मसाल जला करके ही उजेला मिलना है, और मसाल के प्रकाश में अंधेरी गुफाओं में, अंधेरे मंदिरों में तूली के माध्यम से, कील के माध्यम से पत्थरों को कुरेदना है। और राजा ने तो अपनी बात बता दी, क्या डिस्क्रिप्शन बताया, क्या वर्णन बताया, उसे याद भी रखना है और अपनी कल्पना के द्वारा उस दीवारों पर, गुफाओं में उस चीज़ को उकेरना है। बहुत ही दुरूह कार्य रहा होगा। उसके साथ साथ जैसे ही भित्ति चित्र के बाद कागज पर चित्रों की बात आई, कागज के बाद लकड़ी पर चित्रों की बात आई, बीच में ताड़पत्र आए, तो परंपरा थोड़ी थोड़ी इजी होती गई। पत्थर पर चित्र बनाना बहुत कठिन काम था, दीवालों में अंधेरे में कठिन काम था, ताड़पत्र खुले में मिलने लगे तो ताड़पत्र पर इजी हो गया। बाद में कागज आया तो और इजी हो गया, क्योंकि ताड़पत्र पे पाबंदी थी, कागज में जाके वो पाबंदी समाप्त हो गई। और इसके बाद जब लकड़ी पर चित्र बनने लगे, सुंदरता भी आने लगी, फिनिशिंग आने लगी, और अंत में लकड़ी के बाद जब कागज आ गया, लकड़ी आ गई, भित्ति आ गई, और आज फ्लैक्स आ गए। आज किसी भी प्रकार का चित्र बनाना बहुत इजी हो गया, मल्टीटास्क अवेलेबल हैं, कोई भी कलर हम यूज कर सकते हैं, पहले कलर भी नहीं थे। तो इस प्रकार से हमने जैन चित्रकला का इतिहास जाना, उसके
महत्व को समझा, चित्रों के उद्देश्य को जाना, क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए, निरुद्देश्य कोई चित्र नहीं था, इसको जाना और जैन चित्रकला को समझा। आगे हम जैन साहित्य की बात करेंगे। थैंक्स।